दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 7। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, पहला है वासेनार समझौता। दोस्तों वासेनार समझौता जो है ये पारंपरिक हथियारों और प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात और नियंत्रण से संबंधित है, जो कि 1996 में हुआ था। तो 1996 का है वासेनार समझौता। ऑस्ट्रेलिया समूह ये 1985 में ये रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए ये समझौता हुआ था। 1985 में रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रयोग और प्रसार को रोकने से। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स जिसको एनएसजी कहा जाता है, 1974 में इसकी स्थापना परमाणु हथियारों के अप्रसार को रोकने के लिए की गई थी। और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम, तो दोस्तों MTCR जिसको कहा जाता है, 1987 में इसकी स्थापना सामूहिक विनाश वाले हथियारों की सुपुर्दगी के लिए प्रणाली का जो है अप्रसार के लिए किया गया था। तो 3, 1, 2 और 4 सही क्रम हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए, जूलियस नेरेरे गुटनिरपेक्ष के एक संस्थापक सदस्य थे, गलत है। भारत ने 7वीं नैम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो ये आपका सही है। और 17वीं नैम शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में आयोजित की गई थी, सही है। नैम का मुख्यालय बेलग्रेड में है, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम की स्थापना वर्ष 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। भारत ने 7वीं नैम शिखर सम्मेलन 1983 की मेजबानी की थी, जबकि आप जानते हैं कि 17वां नैम शिखर सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला में आयोजित किया गया था। और नैम का कोई मुख्यालय नहीं है, और जिस देश के पास इसकी सदस्यता जाती है या अध्यक्षता जाती है वही इसकी मेजबानी करता है। तो सही उत्तर है कि जूलियस नेरेरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य में शामिल नहीं थे। बी और सी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में ये वर्णन है कि यह संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत के अधीन है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 2(1). संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 सब सेक्शन 1 में ये वर्णित है कि संघ जो है संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत के अधीन है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 111, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ ने USSR को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी? तो सही उत्तर है अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने। रोनाल्ड रीगन का कार्यकाल 1981 से 1989 रहा। इन्होंने सोवियत संघ गणराज्य को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में निर्याती नरसंहार का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस और चीन जैसी प्रमुख अन्य शक्तियों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो ये प्रतिक्रिया इस प्रकार थी कि रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में निर्याती नरसंहार का आरोप लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। देखिए,
किस या किन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? दोस्तों भारत और चीन दोनों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और चीन दोनों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। और UNFCCC की वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बैठक हुई थी और इसमें ग्रीन हाउस गैसों के कटौती का समझौता हुआ था और ये समझौता विकसित देशों के लिए बाध्यकारी था, जबकि विकासशील देशों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति का क्या है? मुख्य तत्व, निर्धारक तत्व, सारभूत तत्व या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट ये विदेश नीति का निर्धारक तत्व होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो सही उत्तर कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्धारक तत्व है और प्रत्येक देश या प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में ही करता है। अगला प्रश्न है स्टीवन रोजेन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन है भूगोल, विचारधारा, जनसंख्या और नेतृत्व। तो दोस्तों रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डेटांट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था। डेटांट शब्द जिसका अर्थ तनाव शिथिल या तनाव शिथिलता होता है, ये जो है दोस्तों ये शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तरह से देतांत शब्द जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव की शिथिलता से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो सही उत्तर है 1948। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति का वस्तुपरक कानून। देखिए प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया किसके द्वारा? E.H. कार के द्वारा, जॉर्ज एफ केनन के द्वारा, मार्गेनथाउ द्वारा या हेनरी किसिंजर के द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मार्गेनथाउ के द्वारा। दोस्तों प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मार्गेनथाउ द्वारा अभिव्यक्त किया गया था और यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा एक विस्तृत शब्द है, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है दोस्तों पामर और पार्किंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा विस्तृत शब्द है, ये कथन पामर और पार्किंस का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रत्यर्पण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है वर्ष 1962 में। दोस्तों भारतीय प्रत्यर्पण विधि जो थी 1962 में अस्तित्व में आई थी और इसमें विदेशी राज्यों के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौता या व्यवस्था के रूप में प्रत्यर्पण को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस इस पुस्तक की रचना 1776 में किसके द्वारा की गई थी? तो एडम स्मिथ इसके लेखक हैं और एडम स्मिथ दोस्तों अहस्तक्षेपवादी उदारवादी हैं। लेसेज फेयर या अहस्तक्षेप की नीति के समर्थक होने के कारण उन्होंने कहा था कि बाजार की क्रियाओं को खुला छोड़ देना चाहिए और इसको एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ की संज्ञा दी थी। सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समाज का भला हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रूसेड युद्ध के कौन से मुख्य कारण थे? आर्थिक, साम्राज्यवाद, जाति या मनोवैज्ञानिक? तो सही उत्तर है क्रूसेड जो युद्ध थे इसके जातीय कारण थे और यूरोप के ईसाइयों द्वारा 1095 से 1291 के मध्य अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुस्लिमों से छीनने के लिए किए गए युद्ध को ईसाई धर्म युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही उत्तर है मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दोस्तों ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है और इसके सदस्यों की संख्या 47 है। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागमों में निम्नलिखित में से एक को शामिल नहीं किया जाता है। आदर्शवादी उपागम, यथार्थवादी उपागम, समाजवादी उपागम और परंपरावादी उपागम। तो सही उत्तर है समाजवादी उपागम। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अप्रोचेज हैं या उपागम हैं उसमें समाजवादी उपागम नहीं शामिल है। आदर्शवादी, यथार्थवादी, परंपरावादी, व्यवस्था उपागम, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में इराक को किस नाम से जाना जाता था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, देखिए, बेबीलोन, अबिसीनिया, सीरिया या मेसोपोटामिया। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्राचीन काल में इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। और मेसोपोटामिया दोस्तों दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित प्रमुख सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम सिद्धांत या खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है नॉर्बर्ट वीनर, थॉमस शेलिंग, स्नाइडर और एम.ए. कापलान। तो सही उत्तर है मर्टन कैपलान। दोस्तों, मर्टन कैपलान, मार्टिन सुबक और राइकर को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में माना जाता है। और कापलान जो है ये खेल सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में है दोस्तों। और मार्टिन कैपलान के द्वारा दोस्तों व्यवस्था सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों के समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है नाइजीरिया, कुवैत, इंडोनेशिया या इजिप्ट। तो सही उत्तर है इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, ये ओपेक का सदस्य नहीं है। और ओपेक की जानकारी के लिए बता दें, 1960 में ओपेक की स्थापना बगदाद, इराक में हुआ था। और आपके लिए एक प्रश्न है, वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं। तो सही उत्तर क्या है, सार्क के सदस्य और प्रेक्षक देश कितने हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सार्क के सदस्य और प्रेक्षक देशों की संख्या देखिए 8 सदस्य और 9 प्रेक्षक देश हैं। 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान जो है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि सार्क की स्थापना के समय इसमें सदस्य देशों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है, संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं, सशक्त लोकमत। तो ऑप्शन बी 2, 3 और 4 ये जो है संविधानवाद के पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है। इसमें विचारधारा शामिल नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों, विधि का शासन, सशक्त लोकमत और प्रतिनिधि संस्थाएं संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न आपका कथन कारण से संबंधित है। कथन है, शक्ति संतुलन विश्व राजनीति में यथापूर्व स्थिति में फलीभूत होता है। कारण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य मुख्यकर्ता होते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 18वीं 19वीं शताब्दी की है। शक्ति संतुलन की नीति यथापूर्व स्थिति का ज्यों का त्यों बनाए रखने की बात करता है। लेकिन शक्ति संतुलन की नीति तभी सफल हो सकती है जब वह केवल प्रतिगामी न होकर गतिशील और अनिवार्य परिवर्तनों को स्वीकार करने का साहस रखती है। और कारण में दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य मुख्यकर्ता होते हैं। तो ये भी सही है, तो लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकासशील देशों में उच्च लोक सेवाओं के मुख्य कार्य क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर है विकास की नीतियों की संरचना में सहयोग देना, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में कार्य करना, मंत्रियों को परामर्श देना। तो सही उत्तर है विकासशील देशों में लोक सेवाओं के जो मुख्य कार्य हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो 1, 2, 3 यानी ये सभी काम जो है शामिल हैं। चौथा जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO निम्नलिखित में से किस संस्थापक व्यवस्था का उत्तराधिकारी है। तो सही उत्तर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखिए, ये गैट संस्था है दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई थी। और दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया था।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य करार जो है इसके उत्तराधिकारी के रूप में WTO की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा H.J. मार्गेनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है। दोस्तों आप जानते हैं कि हंस जे मार्गेनथाउ की रचना है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, और फुल जो बुक का नाम है वो है पॉलिटिक्स एमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। तो ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पश्चिम दृश्य यानी पश्चिम की ओर देखो नीति लुक वेस्ट पॉलिसी भारत के संबंधों की किसके साथ व्यापकता और विस्तार का पक्षपोषण करती है। तो सही उत्तर है पश्चिमी एशियाई देशों के साथ। दोस्तों देखा जाए तो जो देखिए पर भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति जो है ये दशकों पुरानी है और ये भारत के संबंधों को पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापकता और विस्तार का पक्षपोषण करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। तो विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन, बढ़ी हुई बेरोजगारी और प्रौद्योगिकी उन्नति। तो दोस्तों बढ़ी हुई बेरोजगारी ये उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव में नहीं बल्कि नकारात्मक प्रभाव है एक तरह से देखा जाए। सकारात्मक में विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन और प्रौद्योगिकी उन्नति है। तो ABD आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1946 में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मजदूर और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, लेकिन ये UN की विशिष्ट एजेंसी 1946 में बना था। अगला प्रश्न है, या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1989 से भारत में मंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन दोस्तों जेम्स मेनर का है। ऑप्शन सी आपका सही है। और इनकी पुस्तकों में डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका, रीथिंकिंग थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स एंड स्टेट सोसाइटी रिलेशंस इन इंडिया 2017 इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं और ये कथन जेम्स मेनर का है। अगला प्रश्न है, विचारधाराओं के मार्गेनथाउ वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? यथापूर्व स्थिति की विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा, अस्पष्ट विचारधारा या आधिपत्य की विचारधारा। तो सही उत्तर हो जाएगा विचारधाराओं का जो मार्गेनथाउ का वर्गीकरण है उसमें आधिपत्य की विचारधारा शामिल नहीं है, जबकि यथापूर्व, साम्राज्यवाद और अस्पष्ट विचारधाराएं इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2002 में किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी यानी एक्सिस ऑफ एविल की संज्ञा दी गई थी? तो दोस्तों उत्तर कोरिया, ईरान और इराक। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक को अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश जूनियर द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में इसको वर्णित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया है? तो ये विचारक हैं मार्सन मैकलुहान। एक टर्म आता है दोस्तों ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के युग में पूरी दुनिया का स्वरूप एक गांव के रूप में हो गया है और इस विचारधारा के प्रतिपादक मार्सल मैकलुहान रहे हैं। तो ये ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांगो संकट जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत की सराहना की गई थी, वो क्या मुद्दा था? तो दोस्तों कांगो संकट में जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो शांति स्थापित करने के कार्य के लिए भारत की सराहना की गई थी। कांगो संकट 1960 और 1965 के बीच कांगो गणराज्य में राजनीतिक उथल पुथल और संघर्ष की अवधि थी और दोस्तों यहाँ पर भारतीय शांति सेना ने शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्र के साथ भूमि विनिमय के लिए ऐतिहासिक भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर किए थे? तो सही उत्तर है PM नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 2015 में बांग्लादेश के साथ भूमि विनिमय के लिए ऐतिहासिक भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है।
तो अगला प्रश्न हमारा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो हैं उपनिवेशवादी विरोधी, पंचशील, गुटनिरपेक्षता और गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग। तो ऑप्शन डी दोस्तों, भारतीय विदेश नीति जो है ये गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों के उपयोग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि भारत की नीति शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व, उपनिवेशवाद के विरोध, पंचशील और गुटनिरपेक्षता की है। ऑप्शन डी भारतीय विदेश नीति के मूल तत्वों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने गुटनिरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी? मार्गेनथाउ, विलियम जॉन स्टोन, स्वार्जेनबर्गर या एडवर्ड क्रैंक्सा ने? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वार्जेनबर्गर। दोस्तों जॉर्ज स्वार्जेनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? देखिए सियाचिन विवाद, सरक्रीक विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और दाहा ग्राम विवाद। तो दोस्तों दाहा ग्राम विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवादित मुद्दा है और ये 3 बीघा जमीन के विवाद के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता, तो 1, 2, 3 समझौता इसको कहा जाता है, 2007 में हुआ था। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, ये 2001 में हुआ था। वाजपेयी की बस कूटनीति जो है दोस्तों ये 1999 में, और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, आप जानते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 3, 1, 4। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, शिमला समझौते पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर है शिमला समझौते पर इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा 1971 में समझौता किया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता 2011 में हुआ था, जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के बीच ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है? तो सही उत्तर है ये है प्रमाणीकरण। दोस्तों प्रमाणीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है, और जो है दोस्तों भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवा में नियुक्ति के लिए उचित प्रत्याशियों को चुना जाता है, और ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है भर्ती की, और इसमें चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए प्रमाणीकरण के द्वारा बुलावा भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है? ऑप्शन है आपके परंपरागत उपागम, मानव संबंध उपागम, व्यवस्था उपागम और व्यवहारवादी उपागम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है। तो ये सिस्टम अप्रोच या व्यवस्था उपागम पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है। पारिस्थितिकी उपागम प्रशासनिक व्यवस्था और इसके परिवेश के बीच, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आयाम शामिल हैं, उनके लेन देन की गति का अध्ययन करता है, जबकि व्यवस्था उपागम में व्यवस्था के अंगों और अंगों के बीच संबंधों का अध्ययन शामिल होता है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के विकास के किस चरण को राजनीति शासन द्विविभाजन का युग कहा जाता है? तो दोस्तों लोक प्रशासन के विकास का जो पहला चरण रहा है उसमें राजनीति विज्ञान और प्रशासन को अलग अलग किया गया, और इसके 6 चरणों में जो पहला चरण है उसको राजनीति और शासन द्विविभाजन का युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत राज संस्थाओं में 73वें और 74वें संशोधन को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था? तो 73वां और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब अपनाया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री
PV नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सही नहीं है। देखिए, केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, सही है। इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, ये भी सही है। और यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, ये सही नहीं है। और ये मानव और पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है, सही है। तो A, B और D आपके सही हैं, C आपका सही उत्तर नहीं है। तो केंद्रीकरण का गुण C नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट नाजिक के कार्यों को आप किस सिद्धांत की तरह वर्गीकृत कर सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट नाजिक के कार्यों को स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत के तहत वर्गीकृत किया जाता है। और रॉबर्ट नाजिक जो हैं, ये नव उदारवादी विचारधारा के प्रमुख विचारक हैं, जिन्होंने न्याय के संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, स्वाधीनता के समर्थक सिद्धांत या नव उदारवादी विचारक रॉबर्ट नाजिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो सही उत्तर है DS भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति। दोस्तों, ये जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित हैं। और दोस्तों, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत सरकार ने 1994 में दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में एक समिति गठित किया था। और 1995 में भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। और 1996 में संसद ने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज यानी पेसा एक्ट 1996 पारित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी या प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत भारत में किसने की थी। अगला प्रश्न है, तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या श्रीमती इंदिरा गांधी। तो सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों, प्रतिबद्ध नौकरशाही ऐसी नौकरशाही है जिसमें नौकरशाही सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध होती है और इस रूप में वो अपना निष्पक्ष स्वरूप कायम नहीं रह पाती, और इसकी वकालत श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, आदेश की एकता सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है उत्तरदायित्व, स्वीकार्यता, विशेषज्ञता और समन्वय। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए उत्तरदायित्व। आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड जो है, आदेश की एकता का जो सिद्धांत है वो उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। और दोस्तों, आदेश की एकता सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण समर्थक हेनरी फेयोल हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो FW टेलर या फ्रेडरिक टेलर। दोस्तों, ये वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। मैक्स वेबर नौकरशाही के प्रमुख प्रवक्ता हैं। एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत के, और हर्बर्ट साइमन निर्णय निर्माण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया था। तो दोस्तों देखिए, रैमजे मैकलम एजी स्टुअर्ट बर्निंग के निर्देशन में एक समिति 1916 में गठित की गई थी यूनाइटेड किंगडम में नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के लिए। तो ये रैमजे बर्निंग समिति थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्हिटले परिषदों की स्थापना से संबंधित जो था, ये रैमजे बर्निंग कमेटी की जो है सुझाव के आधार पर व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूत्र और स्टाफ यानी लाइन एंड स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम किस एक में प्रादुर्भाव हुआ था। तो सही उत्तर है सूत्र और स्टाफ अभिकरण सबसे पहले मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी सैन्य प्रशासन में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में एक विशेषता नहीं है। पद सोपान या हायरार्की दोस्तों देखिए, आदेश की एकता, निर्देश की बहुलता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता और उचित माध्यम का सिद्धांत। तो इसमें आपको बताना है कौन पद सोपान की मौलिक विशेषता नहीं है। तो ये है निर्देश की बहुलता। दोस्तों, निर्देश की बहुलता ये हायरार्की का मौलिक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है। हेनरी फेयोल, हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपलबी और जॉन गॉस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा किसने जो है ये दोस्तों निजी और लोक प्रशासन में विभेद नहीं किया है। तो हेनरी फेयोल ने दोस्तों देखिए, इन्होंने निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर नहीं किया है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? संगठन का सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या नौकरशाही सिद्धांत? तो दोस्तों, लोक प्रशासन के अंतर्गत जो संगठन सिद्धांत है ये परंपरागत सिद्धांत कहा जाता है और इसके पूर्व जो मुख्य प्रवर्तक रहे उसमें हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, एल उर्विक, मूने, रैले, फॉलेट हैं और इसे संगठन सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत, औपचारिक संगठन सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रही है दोस्तों, उसकी सबसे पहली रिपोर्ट सूचना का अधिकार रहा, दूसरा मानव पूंजी को मुक्त करना, तीसरा क्राइसिस मैनेजमेंट यानी संकट प्रबंधन रहा और चौथा शासन में नैतिकता। तो सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट की उनके अपेक्षित क्रम है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के प्राधिकारों की चर्चा की है और इसमें परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी विवेक सम्मत सत्ता शामिल हैं। तो जो सत्ता का वर्गीकरण मैक्स वेबर करते हैं उसमें 3 प्रकार के सत्ताएं शामिल हैं, परंपरागत, करिश्माई और विधिक यानी कानून विवेक सम्मत सत्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। निर्वाचन व्यवस्था और देश। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये भारत में है, 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम ये मिस्र में है, लिस्ट सिस्टम या सूची प्रणाली ब्राजील में है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल जो है हस्तांतरणीय मत पद्धति ये आयरलैंड में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी 1 2 3 4। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचाने जाने के लिए सही आवश्यकता क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी भारत में वही पार्टी होती है यदि दल को राज्य स्तरीय दल के तौर पर मान्यता मिलती है और लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीतता है और ये उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं। तो देखिए, जैसे भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ये राष्ट्रीय सीटें हैं, राष्ट्रीय दल हैं। और आपके लिए एक प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सर्वाधिकारवादी से विभाजित किया है? तो सही उत्तर है जो है दल व्यवस्था के प्रमुख जो विचारक हैं ला पलम्बोरा और मायरन बीनर। इन्होंने 2 प्रकार की दलीय पद्धतियां बताई हैं, प्रतियोगी दल प्रणाली और अप्रतियोगी दल प्रणाली। और अप्रतियोगी दल प्रणाली में उन्होंने एक दल निरंकुशता पद्धति, एक दल बहुलवादी पद्धति और एक दल सर्वाधिकारवादी पद्धति के वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित निवेश कार्यों यानी इनपुट फंक्शंस के सही क्रम को पहचानिए। तो सही क्रम क्या है? देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले आता है दोस्तों राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती, सबसे पहले आता है, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है हित अभिव्यक्तिकरण, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद इसके बाद आता है आपका हित समुच्चय और फिर लास्ट में आपका आता है दोस्तों ये आपका राजनीतिक संप्रेषण। तो 2, 4, 3 और 1 सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवी प्रतिफल या दंड का परिणाम था? ऑप्शन है आपके बिपिन चंद्रपाल, एम ए जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या मोहनदास करमचंद गांधी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया था कि जाति की स्थिति दैवी प्रतिफल या दंड का परिणाम है। ये दोस्तों महात्मा गांधी जो है इसी के प्रतिकार स्वरूप गांधी जी ने दलितों को हरिजन की उपाधि या हरिजन की सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है?
तो आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों किसी भी जाति को जनजाति या पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार रखता है। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है और उसे किसी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं और ये मूल रूप से राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का अंकेक्षण यानी ऑडिट क्या होता है, किस सूची का विषय है? राज्य का विषय, केंद्र का विषय, समवर्ती सूची का विषय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्य सरकार का जो अंकेक्षण होता है वो केंद्र का विषय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राज्य सरकार का अंकेक्षण या ऑडिट ये राज्य का विषय नहीं बल्कि केंद्र का विषय होता है और भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र का अंकेक्षण या लेखा परीक्षण और राज्यों में अंकेक्षण और लेखांकन दोनों का काम करता है। अगला प्रश्न है, भारत में विभागों से संबंधित संसदीय अस्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए थे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1977, 1981, 1989 या 2010। तो सही उत्तर है 1989 में। दोस्तों देखिए 1989 में 3 विभागीय समितियां स्थापित की गई। लोकसभा में समयाभाव के कारण प्रत्येक विभाग की मांग पर चर्चा नहीं हो पाती थी, इसलिए लोकसभा में एक नई परंपरा का जन्म हुआ और जिसको अमेरिकी व्यवस्था से लिया गया था। और दोस्तों ये पहले 3 विभागीय समितियां 1989 में बनाई गई, बाद में बढ़कर 17 विभागीय समितियों के रूप में परिवर्तित हो गई और वर्तमान में ये 24 हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भूमिका के बारे में जो वक्तव्य हैं उनमें से सही वक्तव्य क्या है? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान में दोस्तों कैग जो है ये अनुच्छेद 148 के तहत जो है राष्ट्रपति जो इनकी नियुक्ति करता है और कैग जो है यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने का यंत्र है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे और संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? ऑप्शन है आपके विनियोग विधेयक, मांग विधेयक, मुद्रा नीति विधेयक या वित्त विधेयक। तो सही उत्तर है दोस्तों, संविधान में ये व्यवस्था है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवा धन की निकासी नहीं होगी। तो ये विनियोग विधेयक कहा जाता है जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली मांगे और संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो ये आप जानते हैं अनुच्छेद 74 है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किस आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था के अनुरूप है? ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण की पद्धति, नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्थिति और संघीय विधायिका के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संघ सरकार शक्तिशाली है, संघ और राज्यों का एक ही संविधान है, न्यायपालिका एकीकृत है, एकल नागरिकता है, संघ सेवा, राज्य सेवा और अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। न्यायपालिका की स्थिति में अमेरिका और भारत में दोनों में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो केवल न्यायपालिका की स्थिति में भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था के अनुरूप है, अन्य सभी चीज़ों में उसमें कोई सादृश्य या समानता नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपने राजनीति विज्ञान के कुल 70 प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, इसके अलावा एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।